Hello friends, welcome to daily current affairs video from Toppers Notes. And today is 12th of May. Today we'll be covering the following articles. Moving on to the very first article, the grim warnings of global study on birds. तो रिसेंटली एक स्टडी हुई थी बर्ड्स के ऊपर, उसके रिगार्डिंग कुछ वार्निंग्स दी गई हैं, बर्ड्स कैसे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, क्या उनके साथ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके बारे में हम पहले आर्टिकल में बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, प्रमोटिंग ग्रीन मैन्योर इट्स बेनिफिट एंड प्रोडक्टिविटी. जैसे मैन्योर के काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, तो अभी रिसेंटली एक ग्रीन मैन्योर का प्रमोशन शुरू हुआ है. इसके क्या बेनिफिट्स है, इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे ये इंक्रीज़ करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. द थर्ड आर्टिकल, एज यू ऑल नो, रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलीज़ हुआ था, तो उसका एक और इंसाइट है कि 89% चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 23 मंथ डोंट गेट एडिक्वेट डाइट. मतलब 6 से 23 महीने के जो बच्चे हैं उसमें से 89% बच्चों को एडिक्वेट डाइट नहीं मिलती है. ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर पाया गया है, तो इसके बारे में एक आर्टिकल है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सिग्निफिकेंस एंड मेथोडोलॉजी ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो एक्सचेंज रेट सिस्टम का क्या मेथड है, क्या रेट है, कैसे क्या चलता है ये, इसके बारे में हम बात करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल, व्हेन प्रेयर्स आर अलाउड नॉट अलाउड एट द प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स. कि प्रेयर्स कब अलाउ रहती हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर, प्रोटेक्टेड जो साइट्स रहती हैं, और कब उसमें अलाउड नहीं रहती है, इसके बारे में बात करेंगे. इसका कंटेक्स्ट है कि रिसेंटली JNK में अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो गवर्नर ने एक जगह एक हिंदू टेम्पल के अंदर अभी प्रेयर्स करी थी, तो उसके बारे में ये उस कंटेक्स्ट में है. नेक्स्ट इज़ PM वानी लॉन्च 100 रेलवे स्टेशन इन वन गो. तो रिसेंटली जो PM वानी जो स्कीम है वो 100 रेलवे स्टेशन के ऊपर लॉन्च हुई है एक साथ, उसके बारे में एक न्यूज़ है. प्लान्स अंडरवे ऑन क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स. तो जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं इनको प्लानिंग की जा रही है कि इनको क्रिएट किया जाए इंडियन आर्मी के लिए, और डिफेंस फोर्सेस में इनका इंक्लूजन किया जाए, राइट. तो इसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. प्रमोटिंग ग्रीन मैन्योर इट्स बेनिफिट एंड प्रोडक्टिविटी. अब ये ग्रीन मैन्योर क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज़ प्रमोटिंग द कल्टिवेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़. की जो पंजाब गवर्नमेंट है वो ग्रीन मैन्योर को प्रमोट कर रही है और उनको ग्रो करने के लिए सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कर रही है. तो व्हाट इज़ ग्रीन मैन्योर? They are the crops grown specifically for maintaining soil fertility and structure. They are normally incorporated back into the soil either directly or after removal or composting. 3 मेन वेराइटीज़ होती हैं इसकी, धैंचा, काउपी और सनहैम. ये कुछ क्रॉप्स होते हैं जो कि जिन्हें बहुत लिग्यूमिनस होते हैं, मतलब नाइट्रोजनस फिक्सेशन क्वालिटी होती है इनमें, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करती है. कि कोई भी आपने मान लो वीट, राइस ऐसे मेजर क्रॉप बोए कि जो कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को लेता है, तो फिर सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए ये क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जिन्हें हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं. ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक आप तरीका हो सकता है, मेथड. आजकल गवर्नमेंट भी बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, जैसे राष्ट्रीय परंपरागत कृषि योजना जो है हमारी. Green manure varieties are incorporated into the soil when the crop is 42 to 56 day old. Pulses crops are incorporated into the soil after plucking beans after 60 days. तो मतलब इनको ग्रो करने का भी एक प्रॉपर चैनल या प्रॉपर ना तरीका होता है कि इतने दिनों से इतने दिनों के बीच में, या किसी क्रॉप को ग्रो होने और किसी लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करने के बीच में टाइमिंग क्या होनी चाहिए. Green manure must be leguminous in nature and bear maximum nodules or its root to fix a large amount of atmospheric nitrogen into the soil. कि ना ये इनके रूट्स में ना नोड्स होते हैं जो कि जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उनको वो सॉइल में फिक्स कर सके. Seeds of green manure should be easily available to the farmers at low price. Why is sowing of green manure important in Punjab? Punjab's per hectare fertilizer consumption is one of the highest in the country and is also higher than the national average. Growing green manure can curtail this consumption to a large extent by 25 to 30% and can save huge input costs for the farmers. पंजाब के जो फार्मर्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, और फर्टिलाइजर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? ताकि क्योंकि सॉइल में वो उतनी न्यूट्रिएंट क्वालिटी नहीं होती, तो आर्टिफिशियली वो सॉइल को प्रोवाइड की जाती है. तो अगर हम ग्रीन मैन्योर ग्रो करेंगे तो जो इनपुट कॉस्ट क्या होता है, जो कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो भी चीज़ लगती है, चाहे वो इरिगेशन के कॉस्ट हो, फर्टिलाइज़र का कॉस्ट हो, या वाटर के लिए जो चार्ज है, वो इनपुट है कि मतलब क्या उस एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए आप क्या क्या इनपुट दे रहे हो, तो वो इनपुट कॉस्ट है. तो अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी को, नेचुरल फर्टिलिटी को मेंटेन रखेंगे तो हमें फर्टिलाइज़र कम यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि 25 to 30% जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है वो कम होगा, और अल्टीमेटली मतलब फर्टिलाइज़र पर जो हम खर्चा कर रहे हैं वो कम होगा, तो इनपुट कॉस्ट सेव होगा.
In Punjab, higher intensity agriculture practices are prevalent as farmers take 2 to 3 crops in a year, which require a lot of chemical fertilizers such as urea, diammonium phosphate, etc. क्योंकि पंजाब में क्या है कि लोग कि फार्मर्स ना एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो मतलब सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्ट होगी. This leads to deficiencies of micronutrients like iron and zinc, especially in the soils where rice is cultivated and thus affecting the productivity. In such a situation, manuring helps improve soil health and enhance the productivity. pH level of the soil in several parts of the state is more than 8.5 and 9%, and green manure is beneficial to maintain it at the required level, which is 7%. अब इसके एडवांटेजेस जो कि वही जो पीछे हमने देखा है ना पंजाब के लिए वही है, बाकी हम देख लेते हैं. They improve the soil nutrients and protect against soil erosion. Green manure provide forage for pollinating insects. कि मतलब जो भी इसका जो रेसिडुअल होता है वो pollinating insects के काम आता है. Root system of many green manure crop efficiently penetrate compact soil, thus increasing the aeration. कि मतलब उनकी जो fixation quality है वो increase करता है. Deep rooting properties of many green manure crops make them efficient at suppressing weed. They fix nitrogen, thus fewer chemical fertilizers are required. Provide habitat for predatory beneficial insects. They kill and eat the pest harmful insect, thus fewer pesticides are required. कि जो green manure होते हैं उनकी काफ़ी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हमारे इनपुट कॉस्ट को सेव कर सकती है. जैसे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के कॉस्टिंग कम होगी क्योंकि ये जनरली वीड ग्रो करने नहीं देते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स को खुद ही खा लेते हैं. अब डिसएडवांटेजेस. Leguminous plants require good amount of irrigation, hence unsuitable for aided farmers. Time factor. Farmer cannot plant the primary marketable crop during green manuring phase. If not properly decomposed, green crop may hamper the germination and growth of subsequent crops by immobilization of plant nutrients. Decomposition is not proper in the absence of good rainfall. An increase of disease, insects and nematodes is possible if green manure is not properly decomposed before sowing of the next crop. कि अगर ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप है इनको डिकम्पोज होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम नेक्स्ट क्रॉप ग्रो पाएँ. अगर वो डिकम्पोज नहीं होता, मान लो रेनफॉल आ गया, मतलब रेनफॉल वाली एरिया में तो हो जाएगा, बट इन केस वहाँ पे एब्सेंस हो गया तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे. और अगर डिकम्पोज नहीं हुआ तो उनके वहाँ पे उनमें फिर हर्बिसाइड्स या जो वीड्स हैं या निमाटोड्स हैं ये लग सकते हैं, तो ये जो नेक्स्ट क्रॉप होगी उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे. Green manuring is an important source of nutrients for sustaining crop yields, especially under organic farming practice. Though it is old and established technology, many farmers are not aware. Extension workers should train more farmers about the proper use of biofertilizers for maximum benefit. The timely availability of quality biofertilizers and green manure crop seeds can help in meeting the demand of organic producers, especially in distant areas. की जो ग्रीन मैन्योर है वो क्रॉप की यील्ड या सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत हेल्पफुल हो सकता है. बट इसके बारे में ये बहुत ही ओल्ड टेक्निक है, कोई इसमें कुछ नया हम नहीं कर रहे हैं. बट स्टिल द फार्मर्स दे डोंट नो अबाउट दिस प्रोसेस. तो जो वर्कर्स हैं या जो भी गवर्नमेंट के भी जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं ये फार्मर्स को ट्रेन कर सकते हैं या जो भी इसका मैकेनिज्म है वो बता सकते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. The grim forewarnings of a global study on birds. अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स एक रिव्यू आया था इस रिपोर्ट का. ये 9 नेचुरल साइंस और इवन स्पेशलिस्ट ने इनका रिव्यू किया है. इट इज़ रिवील्ड दैट द पॉपुलेशन ऑफ 48% ऑफ द सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ बर्ड इज डिक्लाइनिंग. The report, led by Manchester Metropolitan University, gives an overview of the changes in the knowledge of avian biodiversity to the extent which it is threatened. कि मतलब ये एक रिपोर्ट आई थी, इसका ये रिव्यू है कि ये बता रहा है कि एक्चुअल स्टेटस क्या है और किससे थ्रेट है और क्या हम कर सकते हैं एवियन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए. What are the key findings? The study found out that about 48% of the existing bird species worldwide are known or suspected to be undergoing population decline. 39% स्टेबल है, 7% हैव इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ट्रेंड एंड 37 के बारे में पता नहीं है. और ये रिपोर्ट कहाँ से, ये जो रिव्यू ये कहाँ से इसने असेसमेंट लिया? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के असेसमेंट ऑफ ऑल बर्ड्स फॉर IUCN की जो रेड लिस्ट है ना, इन सबका असेसमेंट है. तो इसमें इतने स्पीसीज वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली डेटा इनसफिशिएंट ऐसा होता है ना, तो ये इसके डेटा है. 73% species have fewer than 10,000 mature individuals. 40% का 2500 से भी कम mature individuals हैं. And almost 5% have fewer than 50 mature individuals. Threatened species are high among families such as parrot, pigeons, ellies, albatross, alleys. मतलब ये कुछ species है जिनमें threatened species ज़्यादा हैं. The more threatened bird species are found in tropical than in the temperate latitudes. So ये सब कुछ की फाइंडिंग्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि कभी स्टेटमेंट फॉर्म में ही आ गया कि जो ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीसीज का है ट्रॉपिकल जो हमारा बेल्ट है ना ग्लोब का, वहाँ पे. हॉटस्पॉट्स फॉर थ्रेटेंड स्पीसीज क्या है? एंडीज, ब्राज़ील, ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न मेडागास्कर एंड साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स. तो ये कुछ फाइंडिंग्स है, डेटा है, बस आपको उसको वे में ध्यान रखना है. And now this is important कि what is the importance of birds to ecosystem and culture?
They contribute towards many ecosystem services that directly or indirectly benefit humanity. This include provisioning, regulating, cultural and supporting services. The functional role of birds within ecosystem as pollinators, seed disperser, ecosystem engineers, scavengers and predator facilitate and maintain biodiversity. Besides aiding animals to multiply, they support humans in sustainable agriculture by pest control. अब इसका एग्जाम्पल है कि जो कोरल रीफ फिश है, productivity has been shown to increase as seabird colonies recovered following rat eradication in the Chacos archipelago. कि मतलब इन फिश की प्रोडक्टिविटी ग्रो की क्योंकि रैट इरेडिकेशन ड्यू टू सीबर्ड कॉलोनीज. वाइल्ड बर्ड और प्रोडक्ट्स जो कि इन बर्ड से डिराइव होते हैं वो भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एज फूड. अप्रॉक्सिमेटली 45% ऑफ ऑल द एक्सटेंट बर्ड स्पीसीज आर यूज्ड इन सम वे बाय पीपल प्राइमरली एज पेट्स एंड फॉर फूड. Cultural role of bird is more important. Beyond its symbolic and artistic value, bird watching is a global pastime. आप ये देखना बर्ड वॉचिंग कि मतलब यहाँ पे इकोनॉमिकल भी आप हो गया कि आप पेट और फूड कर रहे हो, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया ये आपका कि प्रोविजनिंग, ये इकोलॉजिकल हो गया, ये इकोनॉमिकल हो गया. अब ये सोशल या कल्चरल आप देख सकते हो, इसका कल्चरल एस्पेक्ट कि बर्ड वॉचिंग भी एक बहुत मतलब फेवरेट पास टाइम है. गार्डन बर्ड फीडिंग इज वैल्यूड एट 5 to 6 बिलियन पर ईयर. मतलब एक इंडस्ट्री है पूरी गार्डन बर्ड फीडिंग. तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया. अब इसके थ्रेट्स क्या है इवन बायोडाइवर्सिटी, ये सब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है. द स्टडी लिस्ट 8 फैक्टर्स टॉप्ड बाय लैंड कवर एंड लैंड यूज चेंज, growth of human population and per capita rate of consumption lead to conversion and degradation of natural habitats and consequent. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होगी तो पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए उनको रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जो नेचुरल हैबिटेट है ना एनिमल या बर्ड स्पीसीज के, वो हम इरेडिकेट कर रहे हैं. Although global tree cover increased between 82 and 16, this has been derived by afforestation with plantation plus land abandonment in parts of global north with net loss in the tropics. और हमने देखा है कि जो ट्रॉपिक्स में जो बर्ड का पॉपुलेशन है वो ज़्यादा थ्रेटन्ड है. और फैक्टर्स क्या होते हैं, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हंटिंग एंड ट्रैपिंग, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, डिजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी डिमांड, पोल्यूशन, एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल यूसेज. पेस्टिसाइड इंजेक्शन किल्स एन एस्टिमेट ऑफ 2.7 मिलियन बर्ड एनुअली इन कैनेडा अलोन. मतलब कि ये बस एक कनाडा का ही ये डेटा है. ग्लोबल ट्रेड, टेलीकनेक्शंस एंड क्लाइमेट चेंज. ट्रेड टेलीकनेक्शंस में मतलब जो मोबाइल के जो वायर्स होते हैं ना, उनसे भी कभी कभी बर्ड फंस के उनसे लड़के ना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक शॉक होता है, वो मर जाती है. इनफैक्ट जो इंडिया की एक बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जैसलमेर और जो राजस्थान के बेल्ट में ज़्यादा पाई जाती हैं, उनको भी ये जो टेलीकम्युनिकेशन के जो वायर्स हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है. वे फॉरवर्ड स्टडी सेज ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि बर्ड की स्टडी करते हैं. They have a good understanding of these patterns of event diversity and they know the measures that should be taken. The success of solution will depend on the degree to which humans account for the social context in which conservation efforts are implemented. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी हम कंजर्वेशन एफर्ट ले रहे हैं फॉर इवन बायोडाइवर्सिटी एंड इन दैट केस फॉर एनी डाइवर्सिटी, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है ह्यूमंस जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्वॉल्व है कि वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं. Emerging concepts of conservation social science can inform efforts to address biodiversity loss. जो कि social science conservation के लिए काम कर रहे हैं, they can educate people about the awareness about how it can be mitigated, the loss can be mitigated. To achieve more effective and sustainable conservation outcomes, linking bird to human well-being, sustainability, climate resilience and environmental justice is required. कि जब तक हम बर्ड्स को ह्यूमन वेलबींग या सस्टेनेबिलिटी या क्लाइमेट चेंज से नहीं कनेक्ट करेंगे, तब तक कोई भी एफर्ट फ्रूटफुल नहीं होगा. बट क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक भी स्पीसीज़, ये पूरा जो है ना फूड वेब और फूड चेन जो हम करते हैं, वो एक हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस लाता है. तो अगर एक भी स्पीसीज़ थ्रेटेंड है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हर सेक्टर पे पड़ेगा. सो एवियन बायोडाइवर्सिटी भी, मतलब अभी उस रिपोर्ट ने दिखाया कि इसकी सिचुएशन कितनी ग्रिम है. सो वी हैव टू टेक मेजर्स टू रीस्टोर इट. So this news is regarding 89% children between 6 to 23 months don't get adequate diet. यानी कि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रहा है और अल्टीमेटली शायद वो मॉल न्यूट्रिशन का भी शिकार हो रहे हैं. ये डेटा रिवील किया है NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के द्वारा. ये इम्पॉर्टेंट है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हेल्थ. सो जो NFHS है 5, ये इसने डेटा लिया था 1920 फाइनेंशियल ईयर की. तो अभी इन्होंने रीलुक किया है इस रिपोर्ट के डेटा पे, जिसने इन्होंने ये पाया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग और नॉन ब्रेस्ट फीडिंग चिल्ड्रन हैं, उनमें जो डाइट है
वो एडिक्वेटली उनको रिसीव नहीं होती है, और जिस वजह से लेटर ऑन स्टंटिंग जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जो NFHS 5 की फाइंडिंग है वो ये हाईलाइट करती है कि देयर इज़ ए की गैप इन चाइल्ड न्यूट्रिशन, कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल गैप होते हैं, और ये कभी कभी एरिया वाइज भी वेरी करता है। तो 89% चिल्ड्रन जो कि 6 to 23 मंथ है वो रिसीव नहीं कर रहे हैं मिनिमम जो एक्सेप्टेबल डाइट है इस एज ग्रुप के बच्चों के, उसका नहीं रिसीव हो पा रहा है। और अगर NFHS 4 के डेटा को देखें तो वो 90.4% था, तो और ये 89% है, यानी कि एक मार्जिनली ही डिफरेंस आया है अगर दोनों सर्वे की बात करें। अब इसमें कई कैटेगरीज है, जैसे कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं जो कि इस एज ग्रुप में हैं, तो वो 88.9% के आसपास है जिनको एडिक्वेट डाइट नहीं मिलता है, और जो कि थोड़ा सा ही इम्प्रूवमेंट है अगर 15-16 के डेटा को देखें तो, जो कि 91.3% के आसपास थी। और अगर नॉन ब्रेस्ट फीडिंग चिल्ड्रन की बात करें तो वो 87.3% है जिनको एडिक्वेट डाइट नहीं मिलता है, और यहाँ देखें तो ये 85.7% थी 15-16 में, यानी कि ये चीज़ जो है वो ख़राब हुई है इस सर्वे के हिसाब से। तो अगर अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट के बारे में अगर देखें तो जो हाईएस्ट जो रहा है वो मेघालय में रहा है 28.5, और जो लोवेस्ट रहा है वो यूपी और गुजरात में रहा है 5.9% के आसपास। सो यहाँ पे अगर टॉप 5 स्टेट की बात करें जहाँ पे एडिक्वेट डाइट जो था वो हाईएस्ट था, उसमें मेघालय ने टॉप किया था, जैसे यहाँ पे हम देख चुके हैं। उसके बाद नंबर आता है सिक्किम का, फिर केरला, फिर लद्दाख, और उसके बाद पुडुचेरी का नंबर आता है। सो जो डाइट ज़रूरी होती है, जो रिक्वायर्ड होती है इन्फेंट के लिए, तो उसके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि उसमें शामिल होता है ब्रेस्ट फीडिंग, और उसके अलावा जो डाइटरी रिक्वायरमेंट जो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा भी देते हैं वो अप टू 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल तक, यानी कि 6 to अगर 23 मंथ के बच्चों की बात हो रही है तो 2 साल के बच्चों के एज के अंतर्गत की ही बात हो रही है। सो WHO ने कुछ ग्रुप्स डिवाइड किए हैं, फूड ग्रुप्स, जिसमें से जो 4 ग्रुप हैं वो एटलीस्ट बच्चों को मिलने चाहिए, जिसमें से हैं मिलेट्स, पल्सेस, उसके अलावा जो ग्रेन है जिसमें वीट एंड राइस वगैरह आते हैं, और उसके अलावा प्रोटीन रिच फूड जिसमें कि एग्स एंड पीनट बटर जैसी चीज़ें आती है। सो यहाँ ये देखा गया कि सिर्फ जो 25% चिल्ड्रन हैं उनको ही डाइटरी डाइवर्सिटी मिलती है, और उसके अलावा अगर 35% चिल्ड्रन जो है वो एडिक्वेट मिल्क फ्रीक्वेंसी उनको प्रॉपर मिल पाती है। एक प्रोटीन में मिल्क भी आएगा, पर मिल्क जस्ट बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी मिल जाता है, इस वजह से इसका जो प्रोपोर्शन है वो डाइटरी जो डाइवर्सिटी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे आप देखें कि जो 6 से 23 मंथ के बच्चे हैं किनको और कहाँ कहाँ एडिक्वेट डाइट मिल पा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड है यूपी और गुजरात में, यहाँ सिर्फ 6% के अराउंड जो बच्चे हैं उनको ही मिल पा रहा है एडिक्वेट डाइट, और ये जो स्टेट्स हैं यहाँ 12% के आसपास को ही मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि जो ये मेघालय है यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेशियो है। उसके अलावा ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के जो एरियाज़ हैं वो भी लगभग अच्छे, मतलब एक तरह से डिसेंट परफॉर्म किए हुए हैं अगर कंपेयर करें तो बाकी स्टेट से। इसके अलावा कुछ और भी फाइंडिंग है NFHS की, उसमें से ये है कि जो चिल्ड्रन की जो एक्सेप्टेबल डाइट इनटेक है वो हाईएस्ट है, मतलब ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ में 12% के आसपास, व्हेन कंपेयर टू रूरल एरियाज़ जहाँ पे 10.7% के आसपास है। WHO के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 1000 डे होते हैं, यानी कि लगभग शुरू के 3 साल, तो उसमें कंसेप्शन जो होता है, यानी कि जो गर्भ में 9 मंथ जो रहते हैं उसको इंक्लूड कर दें तो 1000 डेज जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर डिफिशिएंट डाइट होगा, एडिक्वेट डाइट नहीं मिल पाएगा,
तो जो कॉग्निटिव एबिलिटी, जो बोलने की जो क्षमता होती है छोटे बच्चों की, उस भी, और उसके अलावा सेंसरी या फिर लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ जो होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट आता है अगर एडिक्वेट डाइट ना मिले तो। जब एडिक्वेट डाइट नहीं मिल पाता है तो चाइल्ड की जो आईक्यू है वो थोड़ी सी कम होती है, और उसके अलावा 80% जो ब्रेन होता है वो इसी टाइम में डेवलप होता है, सो उसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट आता है। इसके अलावा जो ग्रोथ है, यानी कि हाइट है, अगर एज से कंपेयर करें तो वो भी कम होता है, और जो एनीमिया के जो केसेस हैं वो देखे गए हैं ज़्यादा, जहाँ पे डाइट अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो अगर 6 से यानी कि 6 to 59 मंथ के बच्चों पे देखें तो 67% चिल्ड्रन को एनीमिया पाया गया, जो कि हाई है अगर NFHS 4 के डेटा से कंपेयर करें, जो कि 59% के आसपास थी। जो 36% जो चिल्ड्रन हैं अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज हैं वो स्टंटेड हैं। स्टंटेड मतलब कि अगर कंपेयर करें एज से तो उनकी हाइट थोड़ी कम रह गई है। 19% आर वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा थिन हैं, उनको प्रॉपर उनकी मसल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो प्रॉपर वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं। और 32% आर अंडर वेट, यानी कि उनकी बोन डेंसिटी थोड़ी कम है और रिक्वायर्ड जो फैट कंटेंट होते हैं वो भी कम है इन देयर बॉडी। सो ये सारी कुछ फाइंडिंग्स थी NFHS 5 की। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, NFHS की ये जो फाइंडिंग्स हैं इसका एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ डेटा बाय डेटा याद रखें। डाइटरी रिक्वायरमेंट जो होती है इन्फेंट की, इसके बारे में हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। दिस न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी मेथडोलॉजी क्या होती है, कैसे डिसाइड होता है इन द मार्केट, ये हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो रुपी है वो ऑल टाइम लो को हिट किया था भी रिसेंटली, जो कि 77.6 था अगेंस्ट US डॉलर। अगर कंपेयर करें तो यानी कि $1 जो थी US की वो लगभग 77.6 रुपीज़ के बराबर हो गई थी। प्रीवियस लो जो था वो 76.9 था, तो ये काफ़ी शार्प फॉल है अगर कुछ दिनों की अगर बात करें। तो अगर एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें तो आखिर ये होता क्या है, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें ये है कि मान लो एक करेंसी है US डॉलर, तो आपको कितने इंडियन रुपीज़ देने पड़ रहे हैं $1 को ख़रीदने के लिए, यहाँ पे आपको 77.6 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो ये होता है एक्सचेंज रेट सिस्टम कि $1 को ख़रीदने के लिए आपको इतनी रुपीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। अब आप डॉलर खरीदेंगे क्यों, तो एक्चुअली अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करा रहे हैं फ्रॉम US, तो उसके लिए आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा, क्योंकि रुपी एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो। तो उसके लिए इंडियंस को पहले डॉलर खरीदने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर डॉलर को दिया जाता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, जैसे कि नॉर्मल एक्सचेंज रेट में होता है। और यही ट्रू है अमेरिकन्स के लिए भी, कि अगर अमेरिकन्स को इंडियन कुछ प्रोडक्ट की ज़रूरत है, इंडिया में कुछ सामान उनको लेना है, तो पहले उनको रुपी खरीदना पड़ेगा और उसके बाद ही वो इंडियन कमोडिटी की प्राइस पे कर पाएंगे। तो अब जब रुपी गिरता है, एक्सचेंज रेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है अगर डॉलर के कंपैरिजन में बात करें, तो अमेरिकन गुड को ख़रीदना थोड़ा महंगा हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो एक फ़ोन है जो कि $500 के आसपास है, पहले अगर मान लो रुपी 70 के आसपास थी, अब 77.6 के आसपास आ गई है, तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा रुपी देने पड़ रहे हैं, लेकिन डॉलर तो वही का वही है। तो इसकी वजह से जो इम्पोर्ट है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन एक्सपोर्ट इससे काफ़ी हद तक बेनिफिट करता है, क्योंकि रुपी कमज़ोर होने की वजह से जो गुड्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, यानी कि चीप हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई अमेरिकन कस्टमर या कोई और अदर कंट्री के कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में ये इंडियन प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, क्योंकि इंडिया की जो करेंसी है वो थोड़ी सी गिरी हुई है। तो ये काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये एक्सचेंज रेट आखिर डिटरमिन कैसे होता है, तो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है वहाँ एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है,
कि जितनी डिमांड बढ़ रही है, हो सकता है कि रुपये की डिमांड ज़्यादा हो सकता है कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो, तो उसके वजह से ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होते रहता है। इंडिया के केस में अगर देखें तो इंडिया में ये फुल्ली डिटरमिन नहीं होता है मार्केट के थ्रू, इसमें थोड़े बहुत जो कंट्रोल हुए हैं वो गवर्नमेंट एंड आरबीआई के हाथ में भी होता है, क्योंकि बीच बीच में वो थोड़े से इंटरवीन करते हैं। क्योंकि आरबीआई बीच बीच में इंटरवीन करते रहता है ताकि इंडिया का जो रुपी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, मतलब एक लिमिटेड विंडो के अंदर ही रुपी की वैल्यू बनी रहे, ताकि एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव रहे और मार्केट में स्टेबिलिटी आए। अगर रुपी की डिमांड एंड सप्लाई देखें अदर करेंसी के कंपैरिजन में, तो ये शो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं। तो ये जो बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, वो ओवरऑल लेजर होता है, जिसमें ये पता चलता है कि कितनी रुपी की डिमांड हुई है बाकी कंट्रीज़ में और कितनी ज़्यादा डिमांड फॉरेन करेंसी की है हमारे कंट्री में। तो जो करेंट अकाउंट जो होता है वो होता है ऑल ट्रांजेक्शन दैट आर रिलेटेड टू करेंट कंजप्शन, यानी कि हाल फिलहाल जो करेंट टाइम में जो आपको कंजम्पशन के लिए चाहिए, जैसे कि एफएमसीजी, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको आप कंज्यूम करने के लिए करंट में लेते हैं, वो करंट अकाउंट में शो होता है। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्ट किया जाता है, वो जैसे कि वहाँ आपने एसेट खरीद लिया कुछ, या फिर किसी की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, वो सब कैपिटल अकाउंट में रजिस्टर होता है। तो इस टाइप की जो करंट या कैपिटल जो ट्रांजेक्शन होता है, ये डिमांड जनरेट करता है रुपी के लिए या फिर किसी फॉरेक्स करेंसी के लिए, यानी कि क्योंकि अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो रुपी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो वहाँ की करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन होता है। सो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का केस आता है, ना कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो गुड्स जो आता है जैसे कि कार, गैजेट्स या फिर कुछ खाने पीने के आइटम जो हम मंगा रहे हैं, वो आता है ट्रेड अकाउंट के अंदर, जो कि करेंट अकाउंट में शामिल किया जाता है, जहाँ पे हमने ये देखा। कैपिटल अकाउंट जो है उसमें आते हैं इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इंडियंस बाइंग लैंड इन यूएस, या फिर जापान का जो फर्म है वो इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस तरह की चीज़ें जो आती है वो कैपिटल अकाउंट में आती है। उसके अलावा जो लोन्स चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, जैसे इंडिया और यूएस की बात होगी या इंडिया और जापान की बात हो गई, तो इनके बीच में जो लोन चल रहे हैं वो भी आते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसके अलावा इनविजिबल्स भी एक होता है, एक टर्म होता है। तो इनविजिबल्स क्या होते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ, जैसे कि इंडियन कंपनी सॉफ्टवेयर बेच रही हो अमेरिकन कंपनी को या फिर किसी यूरोपियन बैंक को, और उसकी वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इंडियंस को या फिर जो बाहर जो काम कर रहे हैं उनको। तो उससे क्या होता है, उनको फॉरेन करेंसीज मिलती है और वो करेंसीज फिर वो अपनी फैमिली यानी कि वापस इंडिया में अगर वो सेंड कर रहे हैं तो वो इनविजिबल्स में आते हैं। तो ये जो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन है, आखिर इसके रीजंस क्या होते हैं? क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर मार्केट जानबूझ के इस तरह के फ्लक्चुएशन को प्रमोट करेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। मोस्ट रिसेंटली अगर देखें तो जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है इंडिया की करेंसी को गिराने में, क्योंकि इंडिया 80% जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़। तो अब इससे इंडिया की रुपी कैसे गिर रही है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे कि क्रूड ऑयल, अब क्रूड ऑयल खरीदने के लिए इंडिया को डॉलर चाहिए, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और डॉलर इंडिया खरीद रहा है अपने फॉरेक्स रिजर्व से, और फॉरेक्स रिजर्व में जो भी एक्सेप्टेबल करेंसीज है उसके थ्रू ही क्रूड ऑयल की पेमेंट की जा रही है। तो वहाँ पे डॉलर या अदर जो करेंसी है जो कि एक्सेप्टेबल है उनकी डिमांड बढ़ रही है रेदर देन जो रुपी है जो कि इंडिया की करेंसी है उसकी डिमांड यहाँ पे नहीं है। जबकि तो इस वजह से रुपी जो है वो थोड़ी अनकम्पिटिटिव हो जाती है और फिर वो गिरना शुरू हो जाती है। तो अभी रिसेंटली जैसे क्रूड ऑयल काफ़ी हद तक $100 के ऊपर ही चल रहा है, तो वो क्या हुआ है कि डिमांड फॉर डॉलर है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है
और जो डिमांड फॉर रुपी है वो लगभग सेम है। तो इसकी वजह से रुपी की डिमांड में भले कमी ना आ रही हो, लेकिन डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से रुपी जो है वो कमज़ोर हो रहा है। तो ये एक्चुअली शो होता है ट्रेड डेफिसिट के रूप में या फिर करेंट अकाउंट डेफिसिट के रूप में, अगर बीओपी के टेबल पे हम देखें। उसके अलावा जब यूएस का सेंट्रल बैंक है वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, यानी कि यूएस का जो बैंक है फेडरल रिजर्व, जैसे हमारा आरबीआई है, तो वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जो भी बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट्स में लगाए हुए हैं, वो पुल आउट कर लेते हैं और यूएस में जाके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यूएस में उनको बेटर इंटरेस्ट मिल रहा है। इसकी वजह से भी रुपी गिरती है और इस तरह का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कैपिटल अकाउंट में रजिस्टर होता है। तो जो आरबीआई का इसमें रोल होता है वो होता है इन सब चीज़ों को बैलेंस करना। तो आरबीआई क्या करती है कि रुपी को फॉल को रोकने के लिए कुछ मार्केट्स में जो डॉलर होता है, जो कि फॉरेक्स रिजर्व में होते हैं, उसको सेल करती है ताकि रुपी का डिमांड बढ़े और डॉलर की डिमांड घटे, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ पाए। सो यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, और एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है जो हमने अभी डिस्कस किया ये पता होना चाहिए। इनविजिबल्स का कॉन्सेप्ट है, ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो इसका आप ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा प्रॉपर। उसके अलावा जो आरबीआई का रोल है एक्सचेंज रेट के अलावा भी अदर चीज़ों में, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह के में, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। प्लान्स अंडरवे ऑन द क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। तो आर्मी ने जो वेस्टर्न फ्रंट है वहाँ पर एक फॉर्मेशन और एक होल्डिंग फॉर्मेशन और एक स्ट्राइक फॉर्मेशन जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे रहेगी, उनको इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में कन्वर्ट करने का प्लान किया है। ऑलराइट, अब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स एक्चुअली होते क्या हैं? तो बिटवीन अ ब्रिगेड एंड डिवीजन इट इज़ अ फॉर्मेशन कंप्राइजिंग existing elements of infantry, tank regiments, artillery, UAV, engineers and signals। तो ये ब्रिगेड और डिवीजन के मिड में लाई करती है, और इसमें क्या है कि इन्फेंट्री, टैंक रेजिमेंट्स, आर्टिलरी, यूएवीज जो होते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं अलग अलग, उनके एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स का एक तरीके से मिक्सचर होता है, कंपोजिशन होता है। Alright, it will have about 6 battalions of infantry, armored and artillery and placed directly under a corps। तो इसके अंदर 6 battalions होंगी जो कि इन्फेंट्री की होंगी, आर्मर्ड एंड आर्टिलरी की होंगी, जो कि एक कॉप्स या फिर एक ग्रुप के अंतर्गत रखी जाएंगी। ईच IBG विल बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट, टेरेन एंड टास्क। तो अलग अलग IBGs जो होंगी उन्हें थ्रेट के बेस पर, टेरेन के बेस पर और टास्क के बेस पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। जो अभी एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस हैं, CRPF हो गई, तो इन सब से ये डिफरेंट कैसे है? क्योंकि IBGs जो हैं ये बेटर इंटीग्रेशन प्रोवाइड करती हैं, सेल्फ सफिशिएंसी प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन। ऑलराइट, तो इसके खिलाफ वार करना, दुश्मन का इसके खिलाफ वार करना कंपेरेटिव दूसरी फोर्सेस के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अ ब्रिगेड ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज हैज़ टू वेट एंड टू बी ऑगमेंटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स विच इंक्रीजेज द टाइम टू मोबिलाइज। ऑलराइट, तो कोई ब्रिगेड जो होती है जिसमें जब अटैक हो रहा है तो उसको वेट करना पड़ता है, क्योंकि उसको अलग अलग यूनिट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो मोबिलाइजेशन जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसलिए IBGs जो होती है वो कंपैरेटिवली बेटर होती है। तो इसका एम क्या है? टू हैव फोर्सेज विच आर लीन, क्विक एंड विल प्रोवाइड कमांडर्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर ऑप्शंस फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द रेस्पेक्टिव थिएटर्स टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स। तो एक क्विक रिस्पॉन्स टीम, एक क्विक रिस्पॉन्स आर्मी प्रोवाइड करना इसका मेजरली एम है। ऑलराइट, आर्मी की जो 9 कॉप्स है उनके द्वारा IBGs के कॉन्सेप्ट का टेस्ट पहले किया जा चुका है, और 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉप्स ने इनके जो फंक्शंस हैं उनको अपनी एक्सरसाइजेज में वैलिडेट किया है। ऑलराइट, 3 जो IBG होगी वो 3 T's पर बेस्ड होगी। वो होंगे तीनों T's कौन से? थ्रेट, टेरेन एंड टास्क। ऑलराइट, और रिसोर्सेज जो होंगे इन तीनों T's के बेस पर ही एलोकेट किए जाएंगे। Alright, the idea is to be light with centered logistics and to be able to mobilize within 12 to 48 hours based on the location। तो इसका आइडिया क्या है? IBGs को इंस्टीट्यूट करने का आइडिया ये है कि एक तो सेंट्रलाइज लॉजिस्टिक्स होंगी और लोकेशन में 12 से 14 घंटे में मोबिलाइजेशन इससे किया जा सकता है, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, फास्ट एक्शन लिया जा सकता है।
All right. While a command is the largest static formation of the army spread across a defined geography, a corps is the largest mobile formation. तो जो कमांड होती है वो तो स्टैटिक फॉर्मेशन होती है जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में लाई करती है. कॉर्प्स जो होता है मोबाइल फॉर्मेशन होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है. ईच कॉर्प्स हैज 3 डिविजन्स. तो एक कॉर्प्स जो है उनके 3 डिविजन्स होते हैं. ऑलराइट. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इन डिविजन्स का कि बेसिकली इनको आईबीजीज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस किया ब्रिगेड साइज यूनिट्स हैं. इनमें इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, एयर डिफेंस सबका मिक्सचर रहता है. ऑलराइट. आईबीजीज डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों मोड में एग्जिस्ट करेंगी. ऑलराइट. अटैक भी करेंगी और अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली या फिर डिफेंड भी करने वाली हो सकती है. After terrorist attack on the parliament in 2001, army formulated a proactive doctrine known as the cold start to launch swift offensive, but its existence was denied in the past. तो 2001 में जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उसके बाद में आर्मी ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को उसको फॉर्मुलेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था. ऑलराइट. नो व्हाट इज़ द नीड. जैसे हमने डिस्कस किया कि 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद में इंडियन मिलिट्री ने मैसिव मोबिलाइजेशन शुरू किया अंडर ऑपरेशन पराक्रम. ऑलराइट. बट द आर्मीज फॉर्मेशंस विच वर डीप इनसाइड टुक वीक्स टू मोबिलाइज लूजिंग द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. क्योंकि आर्मी फॉर्मुलेशन अलग अलग आर्मी की जो बटालियंस होती है, यूनिट्स होती है, वो अलग अलग जगह लोकेटेड होती है. तो उनको मोबिलाइज करना, उनको एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी द्वारा मोबिलाइज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, जिससे कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो होता है एकदम से जो स्ट्राइक की जाती है वो डिफिकल्ट हो जाता है. The approval for restructuring of Indian Army was granted by the Defence Minister in August 2019. तो ये IBGs में आर्मी को, इंडियन आर्मी को रीस्ट्रक्चर करने का जो आइडिया था उसको अप्रूव कर दिया गया था डिफेंस मिनिस्टर द्वारा 2019 में. ऑलराइट. एम क्या है? टू मेक द इंडियन आर्मी लीनर एंड मीनर एंड enhances combat effectiveness. Alright. At present, the army is structured to have 3 to 5 units comprising a brigade, 3 to 5 brigades comprising a division and 3 to 4 divisions comprising a corps. Alright. तो आर्मी जो है अभी तो क्या है, ब्रिगेड्स में डिवाइड है, फिर ब्रिगेड्स फर्दर डिवाइड हैं डिविजन्स में, और डिविजन्स फर्दर डिवाइड है कॉर्प्स में. तो ये अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है. ऑलराइट. While the command is the largest static formation, corps is the largest mobile formation. The integrated battle groups will replace the division format in the Indian Army. जो integrated battle groups होंगी जिनके ऊपर एक ही centralized authority होगी, तो उनमें क्या होगा, ये जो division formation है, brigades, उसके बाद में divisions के बाद में corps, तो ये जो divisions हैं ये खत्म हो जाएंगे. और in order to improve synergy, cohesiveness and save time of mobilization and enhance combat effectiveness, Army will now restructure to have 12 terrain and role specific IBGs. ऑलराइट. सिनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए, कोहेसिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, जो मूवमेंट है उसमें टाइम बचाने के लिए, मोबिलाइजेशन का टाइम जो कंजम्पशन होता है उसको कम करने के लिए, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आर्मी अपने आप को 12 टेरेन और रोल स्पेसिफिक IBGs में रीस्ट्रक्चर करेंगी. Now, what is the significance? In its initial phase, the Indian Army has decided to reconstitute its standing forces into 12 modernized IBGs. हमने अभी भी डिस्कस किया कि इनिशियल फेज में तो 12 मॉडर्नाइज्ड IBGs बनेंगी, जैसे कि हमने देखा टेरेन एंड रोल स्पेसिफिक. ऑलराइट. दिस विल हैव अ मिक्स ऑफ एवरी आर्म एंड सर्विस लाइक इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, एयर डिफेंस एंड अदर्स. तो इनमें सबका मिक्सचर होगा. हर एक IBG टेलर मेड होगी, कस्टमाइज्ड होगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और 3 T's पे, थ्रेट, टेरेन और टास्क पर बेस्ड होगी. These battle groups will comprise of all the elements that will be fighting together and will be located in a manner that they can be effective in a much shorter time frame and with much greater effectiveness to fight a short, intense war and capture shallow objectives without crossing the nuclear threshold. Alright. तो ये जो बैटल ग्रुप्स होंगे इनमें सभी एलिमेंट्स होंगे जो कि साथ में लड़ेंगे. ऑलराइट. टाइम कम लगेगा, इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी. तो इससे क्या होगा कि इंडिया की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी. द IBGs विल बी लोकेटेड क्लोज टू द डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन. जल्दी रिस्पॉन्स के लिए इनको जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है जहाँ पर इनको एक्शन लेना है IBGs को वहीं पे ही इंस्टीट्यूट किया जाएगा, और लोकेशन के बेस पर इनका मोबिलाइजेशन 12 से 24 घंटे के अंदर, मूवमेंट जो होगा इनको जहाँ पर अटैक साइट पे पहुँचना है, डिफेंस साइट पे पहुँचना है, वो 12 से 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा. ऑलराइट. It will be possible to optimize resource allocation based on task, terrain and threat, especially in an eventuality of 2
फ्रंट वॉर सिनेरियो। तो पाकिस्तान और चाइना अगर एक साथ इंडिया पे अटैक कर देते हैं तो रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइजेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। उसके अलावा दोनों तरफ से बॉर्डर्स को डिफेंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर IBGs को इंस्टीट्यूट किया जाता है तो। So this is all in this news. Now moving on to the next. PM Vani launched at 100 railway stations in one go. तो context क्या है कि the Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface Scheme, PM Vani जिसे बोला जाता है, उसे फिलहाल हाल ही में रेलटेल द्वारा 100 रेलवे स्टेशंस पर इंस्टीट्यूट किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि रेलटेल जो है वो फ्री और फास्ट पब्लिक वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करेगी फ्रॉम 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट्स। ऑलराइट, ये जो 100 रेलवे स्टेशंस हैं ये 22 स्टेट्स में, इंडिया के 22 स्टेट्स में फैले हुए हैं। ऑलराइट, 71 तो कैटेगरी A1 रेलवे स्टेशंस हैं और 29 रेलवे स्टेशंस हैं जो कि दूसरी कैटेगरीज में हैं। हाउ कैन अ यूजर एक्सेस वाईफाई नेटवर्क? तो वाईफाई नेटवर्क एक्सेस करने के लिए यूजर को क्या करना होगा कि एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है वाई डॉट, वाईफाई की तरह वाई डॉट, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस पे ये मोबाइल एप्लीकेशन किसने बनाई है? सी डॉट द्वारा बनाई गई है इन एसोसिएशन विद सी डॉट। दिस मेथड विल बी इन एडिशन टू already existing method that allows Wi-Fi access at these stations by selecting Railwire Service Set Identifier। तो क्या होगा कि अभी जो एग्जिस्टिंग मेथड है जिसमें कि वाईफाई एक्सेस हम स्टेशंस पे कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग रेलवायर सर्विसेज सेट आइडेंटिफायर, तो ये भी एक तरीके से एडिशन ही है। द PM Vani will be facilitating the ease of use via Know Your Customer so as to avoid one-time password-based authentication every time an individual tries to access the network। तो PM Vani जो है उसमें क्या होगा कि जो KYC हो जाएगी तो वन टाइम पासवर्ड बार बार उसका इशू नहीं रहेगा। जब भी इंडिविजुअल को एक्सेस नेटवर्क करना है तो उसके लिए उसको ऑथेंटिकेशन करवाने की ज़रूरत बार बार नहीं होगी। न्यू टारगेट्स, अब नए टारगेट्स क्या हैं कि गवर्नमेंट इस PM Vani स्कीम जो वाईफाई है, PM Vani वाईफाई एक्सेस इन द रेलवे स्टेशन, उसको इंडिया के सारे 6102 रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का प्लान है बाय जून 2022 एंड। ऑलराइट, PM Vani की बात करें अगर हम तो इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्स प्रोग्राम दैट हेल्प्स फैसिलिटेट द यूज एंड प्रोलिफरेट्स ब्रॉडबैंड यूसेज अक्रॉस द कंट्री। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT जो है उसका प्रोग्राम है जिसमें कि ब्रॉडबैंड यूसेज को बढ़ावा देना इसका एम है। द फ्रेमवर्क ऑफ PM Vani हैज़ बीन डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। तो CDOT द्वारा इसको डेवलप किया गया है और डिज़ाइन किया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि लास्ट माइल इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचानी है टू द यूज़र। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? न्यू वेव ऑफ इंटरनेट यूजर्स। तो यूजर्स सिर्फ कमर्शियल और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस के लिए ही नहीं इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन एजुकेशन, टेली हेल्थ, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, तो इन सब इश्यूज ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इंटरएक्टिविटी करवाने के लिए, इन सब के लिए यूजर्स को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इंटरनेट यूजर्स की नई वेव आएगी, नॉट ओनली फॉर कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस बट ऑल्सो फॉर अदर पर्पसेस। एनेबलर फॉर डिजिटल इंडिया, तो इससे क्या होगा, जो छोटे शॉपकीपर्स हैं उनको वाईफाई सर्विसेज मिलेगी और उससे उनकी इनकम भी बूस्ट होगी क्योंकि लोग डिजिटल पेमेंट्स आजकल ज़्यादा कर रहे हैं। और उसके अलावा यूथ को भी इंटरनेट की जो सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी, तो इससे डिजिटल इंडिया मिशन स्ट्रेंथन होगा। कटिंग द रेड टेप, PM Vani के थ्रू गवर्नमेंट होप कर रही है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, जो रेड टेपिज्म है, लाइसेंस और फीस का जो बार बार इशू आता है, जो उनके प्रोजेक्ट्स या प्रपोजल्स लटक जाते हैं, तो इन सब ड्रॉबैक्स को या बॉटलनेक्स को ख़त्म करेगी और नए एवेन्यूज़, नए इनकम ऑप्शंस उनके लिए प्रोवाइड करेगी। डोमिनो इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, ट्राई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक वाईफाई सिस्टम जो है वानी आर्किटेक्चर पे, उससे इंटरनेट पेनिट्रेशन 10% तक इंक्रीज हो सकता है, जिससे कि 1.4% GDP इंक्रीज होगा। ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, तो इससे क्या होगा कि जो रूरल इंडिया जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी बहुत ज़्यादा पुअर है, तो उससे क्या होगा कि इंटरनेट का स्केलिंग अप होगी PM Vani के थ्रू, जिससे कि क्या है कि जो अभी 2019 में रूरल पेनिट्रेशन है ओनली ऑफ 27.57 सब्सक्राइबर्स पर 100 पॉपुलेशन, तो उसको ये पेनिट्रेशन को इंक्रीज करेंगे वाईफाई से, और इससे क्या होगा कि जो ये एग्जिस्टिंग गैप है ये भी ख़त्म होगा। लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव,
तो upcoming mobile technology such as 5G may provide good quality data, but they involve high investment in the new spectrum, connectivity, equipment, and regular subscriber. The Vani system offers a way forward to connect low revenue customers. 5G लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया तो वो ऑलरेडी, क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड इंटरनेट है, तो ऑब्वियसली उसके जो चार्जेस होंगे, इसकी जो प्राइसेस होगी वो डेफिनेटली हाई होगी. तो जो वानी सिस्टम है वो क्या करता है, वो एक वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करता है उन कस्टमर्स को जो कि लो स्पेंडिंग करना चाहते हैं, या लो रेवेन्यू कस्टमर्स के लिए ये एक तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. तो ये पीएम वानी का बेसिकली बेनिफिट है. अब हम बात करते हैं कि इश्यूज़ क्या है इसके इम्प्लीमेंटेशन में. तो पहला है सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि पब्लिक वाईफाई है तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं. ऑलराइट. कॉन्फिडेंशियल डेटा, पासवर्ड और पिन्स हो सकते हैं हैकिंग के थ्रू, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा सकते हैं हैकर्स के थ्रू. लो स्पीड, पब्लिक वाईफाई जो होगा उसको बहुत सारे लोग एक टाइम पे यूज़ करेंगे, तो बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, स्पीड बहुत ज़्यादा कम रहेगी. ऑलराइट. और इसी वजह से गूगल और फेसबुक के जो अटेम्प्ट था वाईफाई का, पब्लिक वाईफाई प्रोवाइड करने का, वो शट डाउन हो गया इसी वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली 10 लोग अगर शेयर करेंगे तो बैंडविड्थ डिवाइड होगी, बैंडविड्थ डिवाइड होगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी. Cheap mobile data. As per TRAI in 2019, India now has among the cheapest mobile data per GB in the world, with mobile data prices having reduced by 95% in the last 5 years. तो पिछले 5 साल पहले 1 GB का कॉस्ट था ₹300, लेकिन अभी अनलिमिटेड नेट है फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑलराइट. तो ट्राई के अकॉर्डिंग 95% डेटा प्राइजेस रिड्यूस हुई हैं पिछले 5 सालों में. तो इंडिया के जो मोबाइल डेटा पर GB रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है. 4G बहुत चीप हो गया है, वाइडली एक्सेसिबल है. तो वाईफाई जो है, वाईफाई को ज़रूर इंस्टीट्यूट करने की ज़रूरत है. तो लीप फ्रॉगिंग के बजाय लोगों को दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को इवॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि लोगों तक इंटरनेट के पेनिट्रेशन को इंक्रीज किया जा सके. नो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, के क्या सजेस्टिव स्टेप्स रहेंगे. तो स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. तो क्योंकि पब्लिक एक्सेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट का, तो वो साइबर सिक्योरिटी इश्यूज डेफिनेटली होंगे. तो अगर इंडिया का साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे क्या होगा कि सिटीजन्स को रोबस्ट सर्विसेज मिलेगी, डेटा इंटीग्रिटी उनकी प्रोटेक्ट रहेगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, सिक्योरिटी साइबर चेक्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी बनी रहेगी. सो पीएम वानी शुड इंश्योर द पब्लिक डेटा इज प्रोटेक्टेड एंड सेफ. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इनैक्टमेंट ऑफ पब्लिक डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इज द नीड ऑफ द आवर. तो अगर पब्लिक डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो अभी नीड ऑफ द आवर है. इंश्योरिंग कॉम्पिटिशन, द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इंश्योर ट्रू अनबंडलिंग ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्स एंड पेमेंट गेटवेज इन द वानी सिस्टम एज एडवोकेटेड बाय ट्राई टू प्रिवेंट मोनोपोलीज. तो क्या है कि कॉम्पिटिशन हेल्दी होना चाहिए. ऑलराइट. तो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए. बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे तो लोगों के पास में चॉइस का ऑप्शन भी रहेगा. और कंपटीशन अगर हेल्दी रहता है तो जो लो डेटा स्पीड का इशू है वो भी खत्म किया जा सकता है. अब रेलटेल, जिसने कि अभी 100 रेलवे स्टेशन पे पीएम वानी को एक्सटेंड किया है, वो क्या है. इट इज़ अ PSU ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, अ मिनी रत्न एंड द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर इन द कंट्री, ओइंग टू Pan India optic fiber network covering all important towns and cities of the country and several rural areas covering 70% of India's population. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का PSU है, एक मिनी रत्न कंपनी है ये, और एक ये न्यूट्रल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है. ऑलराइट. तो इसका काम क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू पैन इंडिया जो मेजर सिटीज़ और टाउन्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन हैं, उनकी 70% पॉपुलेशन को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना. तो रेलटेल क्योंकि न्यूज़ में है, इसीलिए 100 रेलवे स्टेशंस पर पीएम वानी को एक्सटेंड करवाया है. तो हो सकता है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्या सजेस्टिव मेजर्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं इसको पीएम वानी को इम्प्लीमेंट करने में, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, तो ये सब हमने डिस्कस किया. सो दिस इज़ ऑल इन दिस न्यूज़. So, when prayers are allowed or not allowed at a protected archaeological site, ये आज का आर्टिकल इसके बारे में बात करते हैं कि रिसेंटली जो मार्तंड सन टेम्पल है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसके अंदर प्रेयर्स हुई थी. राइट. अगर आपको याद हो तो रिसेंटली गवर्नर्स वहाँ पे जो JNK के गवर्नर उन्होंने वहाँ पे प्रेयर करवाई थी. तो उसके रिगार्डिंग जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने कंसर्न अपने एक्सप्रेस करी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और रेफरेंस किया कि हाल फिलहाल के लिए इसमें कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं करेंगे. राइट. कहाँ पे हुई थी? तो मार्तंड सन टेम्पल कश्मीर. राइट. तो आप इसका इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि 760 AD के अंदर पहले ये ऐसा कुछ था. ये मंदिर हम कह सकते हैं कि मंदिर था.
सन टेम्पल, जैसे कि नाम के अंदर है। तो उस टाइम का इसका कंडीशन देखिए कितना सही, और अब का देखिए कि अब इसके रिमेन्स ये बच गए हैं, राइट। अब इस कंडीशन से इस कंडीशन में पहुंचाया किसने? तो सुल्तान सिकंदर शाह मीरी इन 1401। इसके बनने के 700 साल बाद सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने अटैक किया और उसको जो टेंपल था, उसका जो कंपाउंड था, उसके ऊपर अटैक करके उसको इस हालत में पहुंचा दिया। उस हालत के मतलब जब उस टाइम किया, उसके बाद ये इस हालत में अभी हाल फिलहाल ये है। अगर आपको ये टेंपल याद करना हो या देखना हो तो ये वही जगह है, ये टेंपल है जहाँ पे हैदर मूवी अगर आपने देखी हो तो उसकी शूटिंग हुई थी, और जो गाना है शाहिद कपूर का वो इसी के आसपास शूट हुआ था, राइट। तो अगर हम चलो ये तो हो गई एंटरटेनमेंट वाली बात। रूल्स क्या कहते हैं कि आप एक जगह मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट में अगर देखा जाए तो प्रेयर अलाउड है कि नहीं है, कि क्या सीन, मतलब पूरा चक्कर क्या है। अगर हम ASI की बात करते हैं एज अ बॉडी, तो ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, राइट। और वो कस्टोडियन है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का, कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के जो भी होंगे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, उसका कस्टोडियन होगा ASI, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर प्रेयर वाले पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल के ऑफिशियल्स, जो ASI के ऑफिशियल्स कहते हैं कि प्रेयर्स जो हैं वो वहीं ऐसी प्रोटेक्टेड साइट्स, उन्हीं प्रोटेक्टेड साइट्स के ऊपर अलाउड है, जो कि जिस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर वो ली गई थी, अगर उस टाइम प्रेयर्स चलती थी तो वो अलाउड है। मान लो इसको इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ये अभी की कंडीशन है, राइट, कि ये छोड़ दो, ये 2022 की कंडीशन है इस पर्टिकुलर टेंपल की, राइट। इसके बाद 5 से 25 साल बाद 2050 के अंदर इसके ऊपर अटैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, राइट, इसकी कंडीशन ये हो जाती है। लेकिन इस टाइम और इस टाइम, इस 50 साल के बीच में यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 6 बजे शाम को 6 PM पे आरती होती थी या प्रेयर्स की जाती थी, और ये कंटिन्यू चल रहा है यहाँ तक 2050 तक। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले आए इसको अपने अंडर लेने के लिए, उस टाइम भी इसके अंदर प्रेयर्स हो रही थी, राइट। तो ऐसे केस में आप प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन इन केस कि जब इसकी इससे ये मतलब 2022 का अपन एग्जांपल लिया, 2022 में ऐसा था, 2050 में ये ऐसा हो गया, तो इस दौरान, इस बीच में जब ये अटैक हुआ, इसके बाद में यहाँ पे प्रेयर्स होना बंद हो गई, राइट। प्रेयर्स या फिर जो भी हम इसमें जो भी इसमें हम कह सकते हैं फंक्शंस चलते थे या प्रेयर्स चलती थी या आरती होती थी, वो रुक गई हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि करंट प्रेयर्स ऑफर्ड। ASI जब आया, जब इसमें प्रेयर्स नहीं होती थी, तो इस केस में ASI अलाउ नहीं करता कि आप इसमें प्रेयर कर पाए, राइट। तो सेकंड पॉइंट यही है, अकॉर्डिंग टू ASI ऑफिशियल्स प्रेयर्स आर अलाउड इफ एट प्रोटेक्टेड साइट्स इफ वर फंक्शनिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट द टाइम इट टुक चार्ज ऑफ देम। अगर चार्ज लेते वक्त भी उस टाइम उसके अंदर अगर फंक्शनिंग होती थी वर्शिप की, तो उसके अंदर बाद में हो सकती है। नो रिलीजियस रिचुअल्स can be conducted at a non-living monuments where there has been no continuity of worship when it becomes an ASI protected site। ऐसा कोई भी नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट नहीं होगा जहाँ पर कि रिलीजियस मतलब ऐसी कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स नहीं किए जाएंगे वहाँ पर, जहाँ पर कि एक नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स जब ASI के अंडर आया तो उसके अंदर वर्शिप नहीं हो रही थी, राइट। इसी का अपोजिट साइड हम कह सकते हैं। ऑल्दो मातन संपल टेम्पल, अगर इसकी हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि एक थ्राइविंग प्लेस थी वर्शिप की, कि जब ये बना था इस टाइम मान लीजिए, उस टाइम इसमें काफ़ी वर्शिप होती थी, और ये हम कह सकते हैं ललित आदित्य मुक्तापिदा जो थे 8th सेंचुरी के अंदर, उसके थ्रू ये कमीशन हुआ था। लेकिन 14th सेंचुरी के अंदर मैंने जैसे बताया सिकंदर शाह मीरी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। अब जब ASI ने इस टेम्पल्स के रूइंस को कंजर्वेशन के लिए लिया, तब कोई भी पूजा या फिर कोई भी हिंदी रिचुअल्स वहाँ पे नहीं होती थी, राइट।
सो व्हेन पूजा वॉज कंडक्टेड ऑन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स ट्वाइस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में 2 बार पूजा हुई है, इट वॉज वायलेशन ऑफ ASI नॉर्म्स सिंस टेम्पल इज कंसिडर्ड ए नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट, राइट। तो ये हम कह सकते हैं कि वायलेशन हुआ था नॉर्म्स का, राइट। तो मॉन्यूमेंट्स का क्या सीन रहता है कि मॉन्यूमेंट्स है लिविंग मॉन्यूमेंट्स। बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिविंग मॉन्यूमेंट, नॉन लिविंग मतलब कि उस टाइम जब वो आते थे तो वो एक्सटेंट था, उस पर कोई भी ऐसा काम नहीं होता था, इसलिए वो नॉन लिविंग। अगर उस पर प्रेयर्स या रिचुअल्स होते थे तो वो लिविंग हो गया। अगर लिविंग की हम बात करते हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ताजमहल ऑफ आगरा, राइट। क्योंकि वहाँ पे अभी भी नमाज जो है हमारे मुस्लिम भाई लोग वो फ्राइडे को अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ASI ने ताजमहल को लिया अपने मॉन्यूमेंट के उसके अंदर, तब वहाँ पे प्रेयर्स या फिर हम कह सकते हैं नमाज अदा होती थी, राइट। तो वो एक लिविंग मॉन्यूमेंट का एग्जाम्पल है। अब इस नमाज वाले सीन में भी सिर्फ लोकल मुस्लिम्स अलाउड है, जो कि आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू ही जाते हैं, और उनको डायरेक्ट किया हुआ है कि कोई भी नया रिचुअल वो शुरू नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि जब ASI ने लिया तब वहाँ पे सिर्फ नमाज अदा होती थी, इसलिए उनको नमाज अलाउड है, लेकिन साथ ही साथ न्यू रिचुअल्स नॉट अलाउड, राइट। तो ये सीन है। अगर हम और नोटेबल उसकी बात करते हैं लिविंग मॉन्यूमेंट्स की, तो ओल्ड हिंदू टेम्पल इनसाइड दयाराम फोर्ट इन हाथरस, हाथरस के अंदर एक हिंदू टेम्पल है दयाराम फोर्ट के अंदर, उसके बारे में बात है। उसके अलावा 3 मॉस्क ऑफ कन्नौज, कन्नौज के 3 मॉस्क है, वहाँ पर ये सीन है। उसके अलावा रोमन कैथोलिक चर्च इन मेरठ, मेरठ के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च है, वहाँ से है। नीला मॉस्क है एक दिल्ली हौस खास विलेज के अंदर, ये एक लिविंग मॉन्यूमेंट है। इसके अलावा ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद सेवरल जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है वो, राइट, लद्दाख के अंदर वो भी है इसमें, राइट। ओके, अगर हम ऑथराइज और अनऑथराइज मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं कि वहाँ पे सेवरल प्रोटेक्टेड टेम्पल्स भी है, मॉस्क भी है, जहाँ पे कि स्पेशल ओकेजन के ऊपर अलाउड है, मतलब वो ऑथराइज्ड है कि स्पेशली उनको वो परमिशन दी गई है। अगर उसका एग्जांपल एक ब्रिक टेम्पल है कानपुर के निबिया खेरा के अंदर, निबिया खेरे के अंदर, जिसको कि 100 से 150 डिवोटी अलाउड है ड्यूरिंग शिवरात्रि मेला एवरी ईयर। जब भी शिवरात्रि का मेला होता है तो वहाँ पर 100 से 150 जो भक्त जन है उनको अलाउड है जाना, राइट, वहाँ पे पूजा करना अलाउड है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस मार्तंड वाले जो टेम्पल है, मार्तंड जो सम टेम्पल है, यहीं पर ये हम कह सकते हैं कि अनऑथराइज्ड वर्शिप हो रही है। इसके अलावा एक लाल गुंबद करके यहाँ पे भी वो दिक्कत है, सुल्तान गौरी का टॉम है, वहाँ पे भी ये दिक्कत है। फिरोज शाह कोटला मैदान है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर भी ये इशू है कि वहाँ पर अनऑथराइज्ड प्रेयर्स हम देख सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक था इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। अगर इसके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो मार्तंड सन टेम्पल, ब्रिक्स टेम्पल कानपुर, ताजमहल, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, इसके अलावा ये सारे एग्जांपल्स, फिरोज शाह, ये सब। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके ये हम इसका लोकेशन आ सकता है कि कहाँ पे था, और इसका आर्किटेक्चर कब का था, या फिर बिल्ट बाय होम, राइट, या फिर बिल्ट बाय होम। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर तो आ ही सकता है कैसी मिनिस्ट्री है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्या काम करता है, राइट। उसके अलावा हमने उसकी बात कर ही ली ताजमहल की, राइट। मातन सम टेम्पल, जिसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है, इसके बारे में भी ये है कि पूरा जो आर्टिकल है ये भी ऐसे कैसा आ सकता है, राइट, कि मातन सम टेम्पल कहाँ पर है, किसने डिस्ट्रॉय किया, किसने बनवाया, क्या था क्या नहीं था, राइट। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो टाइप्स हैं, अनऑथराइज्ड कह सकते हैं हम, लिविंग मोमेंट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, ऑथराइज्ड मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, अनऑथराइज्ड मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, राइट। उसके अलावा ललित आदित्य मुक्तिपिता, इसके बारे में पूछ सकते हैं। सिकंदर शाह मीरी के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन था, कहाँ से आया था, राइट। तो मेजरली यही इसमें है। एक ASI प्रोटेक्टेड साइट क्या होती है, इसे क्या नॉर्म्स रहते हैं, क्या कंडीशंस रहती हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ASI प्रोटेक्टेड साइट, इसका क्राइटेरिया
इफेक्ट्स, या फिर इसका हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट, ठीक है, इतना ही ठीक है, राइट। तो मेजरली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही था, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडेज वीडियो. You can also download our daily current affairs SAR from the app or the website. Do visit our website, and if you have any issues, you always have our number and the website as well. Do call, do not hesitate to call. And you need any help regarding notes or preparation of any kind of examination, please do ring a bell. Just talk to us once, and I hope and I guarantee you will not be dissatisfied, right? Okay. And UPSC prelims is nearby. Keep preparing, keep rubbing through the papers, keep doing mock test, and all the best. Hope you do the best. Okay. We'll meet you tomorrow. Thanks a lot. Thank you so much.